नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल धर्मराज एजू हब पर। साथियों, आज चर्चा करें इसके पहले मैं आपसे कहूंगा कि 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। कुछ सामाजिक कार्य थे तो उसके चलते मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन या दूर रहा, जिसकी वजह से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अब से लगातार कक्षाएं चलेंगी। आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। चलिए बात कर लेते हैं पीएम मोदी की। पीएम मोदी अपने 3 देशों के दौरे में सबसे पहले इंडोनेशिया पहुंच गए। वहां पर जाकर के पीएम मोदी ने बहुत सारे जो समझौते हैं वो किए हैं। इस पर अपन थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामक रणनीति के खिलाफ भारत और इंडोनेशिया ने मंगलवार को कई अहम रणनीतिक समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच मंगलवार को द्विपक्षीय वार्ता में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र MK1, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला और रणनीतिक महत्व के सबांग बंदरगाह के विकास सहित कई महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। ये दौरा जो है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की एक तरह की जो एंट्री है वो एक बहुत बृहद स्तर पर जो एंट्री होने वाली है उसके बारे में इंगित करता है। ये हमें ध्यान रखना होगा। ब्रह्मोस अस्त्र ये दोनों भी जो इंडोनेशिया खरीदने का इच्छुक है और इससे जो है वो चीन की जो रणनीतिक और कूटनीतिक गतिविधियां हैं उन पर अंकुश लगाने के अंदर महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। आगे बात कर लेते हैं। समझौते के तहत भारत इंडोनेशिया को अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइल प्रणालियां भी उपलब्ध करवाएगा। साथ ही इंडोनेशियाई वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमानों में अस्त्र MK1 मिसाइल का एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन किया जाएगा। बात कर लिया है इंफ्रास्ट्रक्चर की। दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिटिकल मिनरल सहित 14 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके बाद राजधानी जकार्ता में इंडोनेशियाई संसद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बिना नाम लिए चीन की ओर इशारा किया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज का युग विस्तारवाद का नहीं बल्कि विकासवाद का युग है। और अन्य जो समझौते हुए उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। भारत के ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC की तर्ज पर इंडोनेशिया में ION लॉन्च करने की घोषणा की गई है। अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए रणनीतिक समझौते का विस्तार किया गया है। इंडोनेशिया में IIM बेंगलुरु का अंतरराष्ट्रीय कैंपस स्थापित होगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। IIM भारत की एक प्रसिद्ध मैनेजमेंट स्कूल या कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, जहां से बहुत बड़े बड़े जो वैश्विक या ग्लोबल लेवल के जो मैनेजर्स हैं वो निकलते हैं। और वैसी एक संस्था इंडोनेशिया में स्थापित किए जाने पर विचार किया गया है। सेल और PT क्राकाटाउ स्टील मिलकर इंडोनेशिया में स्टेनलेस स्टील स्लैब निर्माण इकाई लगाएंगे। अगले वर्ष रविंद्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दोनों देश टैगोर देवांतरा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक कूटनीति वर्ष मनाएंगे। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए भारत तकनीकी व कूटनीतिक मदद करेगा। ब्रिक्स पर समर्थन। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को इंडोनेशिया की ओर से पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिलाया है। साथ ही अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हुए यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट की बातचीत की गई है। मलक्का स्ट्रेट में भारत जो है वो अपनी एंट्री निश्चित रूप से कर रहा है, तो इसके क्या फायदे भारत को होने वाले हैं उन पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। यह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के उत्तरी सिरे के पास वह द्वीप पर स्थित है। भारत के प्रस्तावित ग्रेट निकोबार ट्रांसशिपमेंट हब से 100 समुद्री मील से भी कम दूरी पर स्थित है और मलक्का स्ट्रेट के उत्तरी प्रवेश द्वार पर नजर रखता है। इसी मार्ग से दुनिया के समुद्री व्यापार का 25 से 40% हिस्सा गुजरता है, जबकि चीन के करीब 80% कच्चे तेल का आयात भी इसी रास्ते से होता है। ऐसे में भारत इस मार्ग को दोनों किनारों पर अब मौजूद रहेगा, यानी कि चीन को इसमें घेरने की रणनीति की गई है। चीन
चीनी रणनीतिक विशेषज्ञ पिछले 2 दशकों से मलक्का स्टेट पर चीन की निर्भरता को मलक्का दुविधा बताते रहे हैं। भारत इसके करीब ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। इससे भारत को मलक्का के पश्चिमी प्रवेश द्वार पर स्थायी व्यावसायिक और सैन्य आधार मिलेगा। यह ऐसे समय में हो रहा है जब चीन अपनी नौसैनिक गतिविधियां हिंद महासागर में लगातार बढ़ा रहा है। पूर्वी एशिया के बाजारों तक भी भारत की पहुंच होगी। इसके जरिए बंगाल की खाड़ी में समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने की योजना भी बनाई जा रही है। यह बंदरगाह चेन्नई, कोलकाता, पारादीप और हल्दिया जैसे भारतीय बंदरगाहों को दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। भारत इंडोनेशिया के बीच व्यापार अब 30 अरब डॉलर का है। यह भारत ब्रिटेन से भी ज्यादा है। 2030 तक इसे 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह से अगर देखा जाए तो भारत का ये जो दौरा है, प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा है वो काफी उत्साहपूर्ण है और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो समझौते हैं वो भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को और मजबूत करेंगे। साथ ही रणनीतिक रूप से चीन के लिए ये समझौते संकट पैदा करने वाले हो सकते हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। आत्मनिर्भर भारत को हमने देखा है, जाना है। साथ ही अब भारत की जो सेनाएं हैं वो भी पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही है और इसी क्रम के अंदर भारतीय वायुसेना ने ग्लोबल रैंक 6वीं प्राप्त करके एक तरह का अनोखा इतिहास रच दिया है। भारतीय वायुसेना ने वैश्विक पटल पर एक बार फिर भारत का मान बढ़ाया है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के ताजा ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना को दुनिया की 6ठी सबसे शक्तिशाली हवाई ताकत घोषित किया गया है। आईएएफ ने चीनी वायुसेना और जापानी वायुसेना को पछाड़कर 6ठा स्थान हासिल किया है। सूची में अमेरिका की अलग अलग सैन्य शाखाओं ने टॉप 5 में से 4 स्थानों पर कब्जा जमा लिया है। स्वदेशीकरण से इस पूरी प्रक्रिया को काफी मदद मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि राफेल, सुखोई 30, MKI, LCA तेजस आधुनिक मिसाइल प्रणालियां, नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध क्षमता और लगातार बढ़ रहे स्वदेशीकरण ने भारतीय वायुसेना को नई मजबूती दी है। इस तरह से भारतीय वायुसेना ने अपना परचम जो है वो लहरा दिया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये खबरें साथियों हमेशा ध्यान रखने की बात है कि ये जो खबरें हैं वो हमेशा एग्जाम के अंदर मील का पत्थर साबित होती हैं। हमें ऐसी खबरों पर आगे बढ़ने के लिए इन पर लगातार ध्यान रखते रहना चाहिए। अगली खबर की ओर बातचीत कर लेते हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल को स्पेन के खिलाफ 0-1 से शिकस्त मिली है। ये वही पुर्तगाल है जिसके अंदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो इसके अंदर खेला करते हैं और ये काफी और दुखदायी स्थिति पुर्तगाल के लिए मानी जाती है। पुर्तगाल का अभियान यहाँ पर समाप्त हो जाता है और संभव होता है रोनाल्डो का ये आखिरी मैच या आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। तो इन खबरों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर रखिए, हमारे कमेंट बॉक्स में आइए और आप अपना मार्गदर्शन या सुझाव दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।